तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैरॉन लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं कृष्णा कुमार और लेकर के आ गया हूं इस सी शार्प सीखने की सीरीज में आपके लिए एक और नई वीडियो, जहां पर आज हम सीख रहे होंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है और एरे का प्रैक्टिकल भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरे इन सी शार्प की सबसे पहले जो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एरे इन सी शार्प इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. In C sharp, array index start from 0. We can store only fixed set of element in array. इस डिफिनेशन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है कि एरे जो है वो क्या है। सी शार्प में ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का ग्रुप है या कलेक्शन है कह सकते हैं। उसको हम एरे में स्टोर करते हैं और वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर 10, 20, 30 ये एक के जस्ट साइड में स्टोर है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक मेमोरी बॉक्स यहाँ पे 10 स्टोर है तो 20 यहाँ पे स्टोर है, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस एक साथ स्टोर होंगे। उसका मतलब ये है 10 स्टोर हुआ तो उसी की जस्ट राइट साइड में 20, उसी की जस्ट राइट साइड में 30, जितने भी एलिमेंट स्टोर करोगे ऐसे स्टोर होते चले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है। तो सी शार्प में एरे इंडेक्स जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने एरे आपके लिए बनाया है जिसमें एरे के अंदर जो डेटा है वो है 10, 20, 30 और 40 और उसकी इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 0 से। 10 की इंडेक्स होगी 0, 20 की इंडेक्स है 1, 30 की है 2 और 40 की इंडेक्स है 3। तो इस तरह से इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप एरे की लेंथ काउंट करो तो लेंथ इसी तरह से काउंट करोगे आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंट करोगे। लेकिन जब इंडेक्सिंग की बात आएगी तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडेक्सिंग करोगे। इस तरह से एरे वर्क करता है। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ सी शार्प एरे, एरे के एडवांटेज क्या है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो मैं बार बार सी शार्प का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम सी शार्प की सीरीज में हैं, वरना एरे तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिना एरे के आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझ में नहीं आया है। तो मुझे लगता है अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आज आपको एरे का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर कुछ भी आपका फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है एरे के आपके। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला एडवांटेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन या कह सकते हैं लेस कोड। आपको मान लो अगर 5 वेरिएबल बनाने हैं और 5 वेरिएबल में सेम इंट टाइप की ही वैल्यू स्टोर करनी है और बाद में उनको यूज करना है, तो क्यों 5 बार अलग अलग वेरिएबल बनाओ। आप एक ही एरे बना लो और पांचों इंट वैल्यू को एक ही एरे में स्टोर कर दो। तो आपको कम कोड करना पड़ेगा। एक एरे में एक मेमोरी स्पेस में आप वो 5 एलिमेंट स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर आप अलग अलग वेरिएबल बनाते तो आपको कोड भी ज़्यादा करना पड़ता, कोड उतना अच्छा भी नहीं लगता, कोड बहुत ज़्यादा हो जाता। तो कुल मिलाकर के कोड का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं ताकि बेटर कोड हो। और उसके अलावा रैंडम एक्सेस, अगर एरे के किसी भी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो बहुत ही आसानी से उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे एक्सेस करते हैं। इसके अलावा इजी टू ट्रिवर्स डेटा, एरे के एलिमेंट को एक एक एलिमेंट को अगर आपको ट्रिवर्स करना है, निकालना है तो आप कैसे कर सकते हो वो भी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और ये बहुत ही आसान हो जाता है एरे में। और इजी टू मैनिपुलेट डेटा, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना है तो उसको भी आप इंडेक्सिंग के थ्रू आसानी से एक्सेस करके मैनिपुलेट भी कर सकते हो। इजी टू सॉर्ट डेटा, आसानी से आप एरे की सॉर्टिंग कर सकते हो। कोई भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। सॉर्टिंग करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमको एरे अगर आप यूज करते हो तो मिल जाती हैं और इसलिए हम एरे का यूज बहुत ज़्यादा टाइम कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में जब हम लोग किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका साइज फिक्स है। अच्छा, फिर एरे के टाइप्स भी हैं, टाइप्स बाद में देखेंगे, पहले हम एरे को समझ लेते हैं और उनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात की है मैंने। जैसे मैंने बता दिया कि डिसएडवांटेज फिक्स साइज, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्या मतलब फिक्स साइज का। आते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर हम चलेंगे एरे के टाइप्स पे। ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकल करने के लिए हम चले जाते हैं विजुअल स्टूडियो में अपने, और यहाँ पर हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ और मैं एक कंसोल एप्लीकेशन अभी क्रिएट करूँगा जहाँ पर मैं आपको एरे का प्रैक्टिकल समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क वाला ये क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, कंसोल ऐप सॉल्यूशन नाम देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी कंसोल ऐप सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का नाम भी मेरा कंसोल ऐप सॉल्यूशन ही है, मैं नाम कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे चेक नहीं करना है क्योंकि मैं सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट एक ही साथ नहीं रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरा 4.8 लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्रिएट में मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा कंसोल का। और मेरा प्रोजेक्ट अभी आप देख रहे हैं क्रिएट हो रहा है। जैसे ये क्रिएट हो जाता है तो आपको एक program.cs फाइल मिलेगी सबसे पहले बाय डिफॉल्ट, उसमें हम अपना कोड करेंगे।
तो आप देख सकते हो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है और प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपको एक फाइल मिलती है program.cs। इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा कोड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है जिसमें एक नेम स्पेस है। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसी नाम से आपका एक नेम स्पेस बन जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम नाम से एक क्लास बनी हुई है और उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है, मेन नाम का एक मेथड बना हुआ है। और मैंने आपको कई बार इस सीरीज़ के दौरान बता रखा है कि जब भी आप डॉट नेट के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मेन मेथड ही चलता है। अगर मेन मेथड अगर आप हटा दोगे तो प्रोजेक्ट आपका चलेगा ही नहीं, प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करेगा। तो मेन मेथड आपको रखना है और मेन मेथड के अंदर ही वो कोड करना है जो सबसे पहले आपको चलाना है। उसके बाद आप अपने और भी मेथड्स बना सकते हो और उनको रन करने के लिए मेन मेथड के अंदर को कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप वर्क करते हो। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, मेन मेथड के अंदर जो हमारा मेन मेथड या फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं बना हुआ है, इसके यहाँ पे करली ब्रेसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे कोड करूँगा और मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एरे बनाऊँगा और एरे को यूज करके देखूँगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको वेरिएबल बनाने के लिए सिंपल बताया था कि आप बस इस तरह लिखते हो इंट और वेरिएबल का नाम इस तरह से लिख देते हो। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इक्वल लगा के ऐसे आप अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो इक्वल लगा के आप ऐसे इनिशियलाइज भी कर देते हो। इस तरह से आपका वेरिएबल बन जाता है, दैट्स इट। और यही चीज़ अगर आपको 3-4 वेरिएबल बनाने हैं, मैंने a इक्वल 5 स्टोर किया, फिर मैंने इंट b इक्वल कुछ और स्टोर किया, मान लो मैंने यहाँ पे 6 स्टोर किया, ठीक है। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पर इंट c इक्वल मैंने इसमें 7 स्टोर किया, एक और वेरिएबल बनाया मैंने इंट d जिसमें मैंने 8 स्टोर किया। तो ये 4 वेरिएबल मैंने बनाए क्योंकि मुझे 4 इंटीजर स्टोर करने थे तो मुझे 4 वेरिएबल ही बनाने पड़े। अगर मुझे इतना सारा कोड ना लिखना हो तो बेस्ट ऑप्शन है मैं एक एरे बनाऊं और उसमें ये चारों चीज़ें स्टोर कर दूं सिर्फ एक ही एरे में। ये भी वैसे ही बनेगा जैसे वेरिएबल बन रहा है बट उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी। क्या होगा देखते हैं। हम लिखेंगे इंट, क्योंकि हमें इंट टाइप का ही एरे बनाना है, इंट टाइप की चीज़ें हमें एरे में स्टोर करनी है तो हम इंट लिखेंगे और इंट लिखने के तुरंत बाद हम यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये अपना एरे का सिंटैक्स है, ध्यान रखना। आपने डेटा टाइप का नाम लिखना है और तुरंत बाद हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्ट है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका एरे नहीं बनेगा। ठीक है, हमने इंट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर हमको एरे का नाम लिखना है। जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते थे यहाँ पर हमें एरे का नाम लिखना है। अब हम एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आप जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते थे, ABCD XYZ नेम फन, वेरिएबल का कुछ भी नाम आप रख सकते थे। वैसे एरे का भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरे का नाम रख देता हूँ ARR। ठीक है, ये मैंने एरे का नाम रख दिया और इक्वल लगाते हैं हम। और इक्वल लगाने के बाद अच्छा एरे को आप ऐसे करके नहीं छोड़ दोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद इक्वल लगा देना है और इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लिखना है। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद न्यू कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है और न्यू कीवर्ड लिखने के बाद वही जो डेटा टाइप आपने पहले यहाँ पर लिखा था इंट, उसी डेटा टाइप को यहाँ पे फिर से लिखना है। और डेटा टाइप को लिखने के बाद यहाँ पे आपको उसकी एरे की लेंथ देनी है, यानी कि कितने एलिमेंट आपको एरे में स्टोर करने हैं वो देना है। मान लो अगर आपको एरे में 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं, देखो मैंने 4 वेरिएबल बनाए थे तो मुझे 4 वेरिएबल अलग अलग ना बनाना पड़े, मैं इसीलिए एरे बना रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर अगर 4 एलिमेंट स्टोर करना है तो मैं यहाँ पर 4 दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं एरे की लेंथ, इसको हम बोलते हैं एरे की लेंथ। तो हमने यहाँ पर 4 दे दिया। और अच्छा ये लेंथ आप निकाल भी सकते हो बाद में एरे की, अगर आपको नहीं पता हो, बड़ा एरे हो, वो देखेंगे हम बाद में। फिलहाल मैंने यहाँ पे एरे की लेंथ दे दी है 4 और मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, तो ये हमारा एरे बन गया। देखो बहुत ही सिंपल है, आप जैसे वेरिएबल बनाते थे वैसे ही एरे बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग हो गई हैं। इंट डेटा टाइप यूज किया, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, फिर एरे का नाम यूज किया, इक्वल न्यू कीवर्ड यूज किया, फिर से डेटा टाइप और उसकी लेंथ भी डिफाइन की, कितनी लेंथ रखनी है आपको एरे की। ठीक है, अब अच्छा आपने एरे बना तो दिया, अब उसमें आपको कुछ स्टोर करना है। कुछ स्टोर करना है तो वो कैसे कर सकते हो, स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर ARR जो हमारा एरे था वही यूज करूँगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि देखो इसकी लेंथ कितनी है 4, तो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी 0 से, यानी कि 4 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग लेंथ है 4, यानी कि 4 एलिमेंट हैं आपके पास। और इंडेक्सिंग जब शुरू करोगे 0 से तो 0 1 2 3 तक जाएगी इंडेक्सिंग, यानी कि हम एरे 0 यहाँ पे ब्रैकेट में एरे 0 लिख देंगे। इसका मतलब कि हमने पहली इंडेक्स को टारगेट कर लिया। जो एरे में हमने 4 एलिमेंट के स्पेस बनाए हैं ना, तो पहले स्पेस को हमने टारगेट कर लिया इस तरह से एरे 0 रख करके, एरे 0 लिख करके। और एरे 0 जैसे ही लिखा और उसमें इक्वल लगा करके हम अगर कुछ स्टोर करना चाहें, वो 5 जो मैंने ए में स्टोर किया था वो 5 मैं अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहूँ तो ऐसे मैं असाइन कर सकता हूँ एरे 0 को। एरे 0 यानी कि जो मैंने 4 एलिमेंट की स्पेस का एरे बनाया है
उसमें पहला स्पेस मैंने टारगेट करके उसमें 5 रख दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर जैसे ये एरे बना हुआ था, इस तरह से 4 स्पेस क्रिएट हुए होंगे और पहले स्पेस में जैसे यहाँ पे 10 रखा है, मैंने वहाँ पर पहले स्पेस में 5 रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से मुझे दूसरे स्पेस को टारगेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ARR1 और उसमें मैंने 6 रख दिया। 1 क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 तक जाएगा। उसके बाद जब 4 यूज करोगे तो 5th इंडेक्स हो जाएगी, और 5th इंडेक्स हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने 4 ही लेंथ दी है, तो यहाँ पर 5th इंडेक्स में आप नहीं रख पाओगे। तो मैं यहाँ पे 1 में मैंने रखा, 2 में रखा, 2 में रखा और 3 में रख दिया। अब आप देखोगे ये चारों स्पेस हमारे कवर हो गए, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस और चौथा स्पेस। अब हमारे पास पांचवा कोई स्पेस एरे में नहीं है। अगर आप पांचवें स्पेस में कुछ रखने का ट्राई करोगे ना तो एरर मिलेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख भी दूँ तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर तो नहीं मिलती है आपको एरे में, पर यहाँ पर रन टाइम एरर मिलेगी। अगर मैं आपको प्रोग्राम अभी रन करके दिखाऊं तो आपको एरर मिलेगी। चलो अभी देखेंगे रन करके, लेकिन पहले मैं सही एरे को रन कर लूँ। पहले हम सही प्रोग्राम रन कर लेते हैं, फिर हम गलत प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट ही स्टोर किए हैं एरे में। ये एरे बन गया, उसमें मैंने 4 एलिमेंट भी स्टोर कर दिए, और ये मैं वेरिएबल हटा देता हूँ, वेरिएबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, या कहो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। तो इस तरह से आपका एरे यहाँ पे बन गया, और इस तरह से आपने एरे में इनिशियलाइजेशन कर दिया। अच्छा अभी इसका और भी तरीका है कि इतना सारा कोड ना लिखना पड़े, इसको भी बहुत शॉर्ट किया जा सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि क्या एरे अभी हमारा बन गया है, उसमें ये चीज़ें स्टोर हो गई हैं या नहीं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि एरे बन गया है और उसमें ये सब चीज़ें हमने स्टोर कर दी हैं, जब हम वहाँ से वैल्यू निकाल करके प्रिंट कराएंगे और वैल्यू प्रिंट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ एरे में ये चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। तो प्रिंट कैसे कराते हैं, एरे को प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लूप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, फॉर लूप, फाइल लूप, डू फाइल लूप, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी फॉर ईच लूप। और मैंने आपको फॉर ईच लूप के चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था कि आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कलेक्शन या एरे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज वो टाइम आ गया है कि जब हम फॉर ईच लूप को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही सिंपल लूप जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फॉर लूप, उसका यूज करके मैं एरे को प्रिंट करना आपको सिखाता हूँ। आपने एरे बना तो लिया, एरे में हमें 5 एलिमेंट रखने थे, आपने रख भी दिया। अब कैसे उन 5 एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, एक एक करके निकाल कैसे सकते हैं ताकि हम उसका यूज कर सकें। क्योंकि प्रोग्राम जब आप करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो एरे इसीलिए होता है कि कुछ एक बार स्टोर कर दिया, बाद में उससे एक एक एलिमेंट निकाल करके आप कहीं प्रिंट करा रहे हो, कहीं यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए एरे बनाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ और एरे के अंदर रखी हुई चीज़ों को प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मैं फॉर लूप चलाता हूँ, और फॉर लूप में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन करना होता है। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता इनिशियलाइजेशन करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए, और ए में कुछ इनिशियलाइज कर देता हूँ। क्या इनिशियलाइज करूँ मैं, 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, 0 क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी आप उसका रीजन समझोगे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, आगे चल के हमको ए को प्रिंट कराना है, तो इंडेक्सिंग 0 से प्रिंट कराना हम शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ए में हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, कॉलन लगाया, फिर हमें कंडीशन क्या चेक कर दी है। अब कंडीशन अगर आपको पता है कि 4 ही एलिमेंट हैं तब तो ठीक है कि आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो कि आपका जो ए है वो लेस देन 4 होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से 3 तक जाएगी तो 3 जो है 4 से लेस देन होगा। फिर जैसे ही 4 हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं लूप। तो ये तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन इस तरह से स्टैटिक वैल्यू हम यहाँ पर लिखते नहीं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि हम 4 एलिमेंट है, हो सकता है 40 एलिमेंट भी हो सकता है एरे में 4000 एलिमेंट भी हों। एरे तो कोई भी हो सकता है एरे में डायनेमिक वैल्यू आ रही हो, तो आपको पता ना हो कि एरे में कितने एलिमेंट है। अभी छोटा सा एरे हमने बनाया था, हमको पता है, लेकिन कई बार जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं लिखोगे कि ए लेस देन इक्वल 4। आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि एरे की जितनी लेंथ है उससे एक कम तक चलाना है, क्योंकि लेंथ को गिनना कैसे शुरू करते हैं, 1 से 1 2 3 4 5, और इंडेक्सिंग क्या रहती है, एक कम रहती है क्योंकि वो 0 से शुरू होती है। तो लेंथ से जब हम ए लेस देन इक्वल लेंथ एरे की लेंथ तक चेक करेंगे, यानी कि हम अगर एरे की लेंथ 4 है तो हम 3 तक चेक कर रहे होंगे, एरे की लेंथ 6 है तो हम 5 तक चेक कर रहे होंगे, और हमारी इंडेक्सिंग भी अगर एरे की लेंथ 6 है तो हमारी इंडेक्सिंग 5 तक जाएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग तो हम 0 से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर एरे ए लेस देन इक्वल एरे की लेंथ तक चेक करना है, तो ये मुझे एरे की लेंथ यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, ए आर आर जो हमारा एरे है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। डॉट लेंथ इस तरह से कैपिटल एल होता है, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि सी शार्प केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है। लेंथ फंक्शन होता है तो उसके आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगते हैं। ठीक है, ये लेंथ क्या है, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि आगे कोई पैरेंथेसिस वगैरह नहीं है।
तो हमने ए को चेक की, यहाँ पे कंडीशन क्या चेक की, जब तक ए हमारा लेस देन इक्वल ए आर आर डॉट लेंथ है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलर लगाया और हमने ए को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, ए को इंक्रीमेंट कर दिया। अब इस तरह से आप देख सकते हो हमारा फॉर लूप डिक्लेयर तो हो चुका है, उसकी हमें बॉडी बनानी है तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं और इस तरह से हमने फॉर लूप की अपनी बॉडी बना दी। अब हम क्या करते हैं कि ए में जो भी एलिमेंट आ रहा है, या जैसे 0 आ रहा है 1 आ रहा है, उस पर्टिकुलर ए में जो भी इंडेक्स आ रही है उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन और ए आर आर, ए पास कर दिया। इससे क्या होगा, ए आर आर और यहाँ पे ए पास कर दिया, तो ए पहली बार जब 0 होगा तो यहाँ पे ए आर आर 0 हो जाएगा, ए जब 1 आएगा तो ए आर आर 1 हो जाएगा, जब ए में 2 आएगा तो ए आर आर 2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू पहली बार 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब उस पर्टिकुलर स्पेस की पहली बार 0 स्पेस की वैल्यू, फिर 1 स्पेस की वैल्यू, फिर 2 स्पेस की वैल्यू, 2 स्पेस 1 स्पेस में बोल रहा हूँ, दैट मीन 2 इंडेक्स की वैल्यू, 0 इंडेक्स की वैल्यू, 1 इंडेक्स की वैल्यू, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन हम करके हमने ये प्रिंट भी करा दिया। अब हम देखते हैं, हमने ये एरे बनाया है, इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज की हैं और हमने उस वैल्यूओं को यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया है लूप चला करके, और लास्ट में हम सबसे लास्ट में लगा देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि हमारी विंडो वहाँ पे रुक जाए एक इनपुट लेने के लिए, तो हम आउटपुट को देख पाएँ। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन लिख देता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन में लिख दिया और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 6 7 8 ये हमारे जो 4 एलिमेंट थे, चारों एलिमेंट हमको प्रिंट होकर के मिल रहे हैं, क्योंकि एरे में वो स्टोर हुए थे, उनको हमने एक एक करके ट्रैवर्स किया, उनको एक एक करके एक्सेस किया और उनको प्रिंट कराया, वो सारे यहाँ पर हमारे प्रिंट हो रहे हैं। तो यही सब बेनिफिट होता है आपको एरे को यूज करने का, कि आपको अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते। अच्छा, ये तो हो गया एरे का एक तरीका। दूसरा एक और तरीका है, इसी सेम कोड को आप किसी एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, सेकंड मेथड, मतलब इसी का एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। इस कोड को मैं, जो हमारा पहला मेथड था, इसको हम कमेंट कर देते हैं। और क्या तरीका है कि जो हमने अलग अलग असाइन किए हैं ना, A0 में वैल्यू असाइन की, A1 में वैल्यू असाइन की, ये हम ना करें। हम क्या करें ना, इसी पर एरे जब आपने बनाया था उसी टाइम हम एरे को डिक्लेयर असाइन कर दें। जैसे वेरिएबल हम बनाते थे तो हम कई बार वेरिएबल से डिक्लेयर करके छोड़ देते थे, कई बार हम वेरिएबल को असाइन भी कर लेते थे। इसी तरह से जैसे हमने एरे बनाया, हम चाहते हैं जब हम बना रहे हैं एरे, उसी टाइम हम एरे को वैल्यू भी असाइन कर दें, हमें कोई भी बाद में वैल्यू असाइन ना करनी पड़े। तो उसी टाइम अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो जो आपने एरे बनाया है, ये न्यू इंट 4 लिखा हुआ है, इसी के आगे आपको यहीं पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है, इस तरह से। जैसे आप फॉर लूप की बॉडी ओपन करते थे, किसी भी लूप की बॉडी ओपन करते हो, फंक्शन की बॉडी ओपन करते हो, इस तरह आपको एरे की वो बॉडी ओपन करनी है और आपको यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना है, और बीच में आप अपने वो एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पर हमने इंट 4 लिखा है, लेंथ 4 है, तो हमको यहाँ पे बीच में 4 एलिमेंट ही लिखने हैं, 4 से ज़्यादा नहीं लिखने। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, 6, 7, 8, ऐसे कॉमा लगा करके हम लिखेंगे। अगर मैं कॉमन 9 लिखूँ तो आपको एरर मिल जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो? जब हम एरे सिर्फ डिक्लेयर कर रहे थे और बाद में हम असाइन कर रहे थे, जैसे हमने ऊपर किया, तो हमको रन टाइम एरर नहीं मिल रही थी, सॉरी, हमको कंपाइल टाइम एरर नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम में ही एरर मिल जाती है। ये देखो, ये क्या बता रहा है, एन एरे इनिशियलाइजर ऑफ लेंथ इज 4 इज एक्सपेक्टेड, 4 एक्सपेक्टेड है, आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो इस वजह से ये असाइन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 5th एलिमेंट यहाँ से हटा देते हैं और हमने 4 एलिमेंट ही रखे, और अब भी अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम अब भी प्रॉपर चलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी भी मेरे चारों एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ये चारों एरे में जाके स्टोर हुए, बाद में हमने फॉर लूप लगा करके एक एक एक्सेस किया और चारों प्रिंट हो पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये एरे वर्क कर रहा है। अच्छा, इसका एक और बेस्ट वे है, ये आपका चलो सेकेंड वे हो गया, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, थर्ड मेथड एरे बनाने का, और वो ये है, यही सेम कोड लिखा हमने, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जो 4 लिखा है ना, ये आप ओमिट कर सकते हो, ये आप हटा सकते हो। इसका बेनिफिट देखना, अगर आपने 4 हटा दिया तो फिर आप यहाँ पर कितने भी एलिमेंट रख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने 8 रखा था,
यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया 9 रख दिया, कॉमा लगाया 10 रख दिया, कॉमा लगाया 11 रख दिया, कॉमा लगाया 12 कॉमा लगाया 12 रख दिया। कितने भी अनलिमिटेड एलिमेंट रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। क्यों? बेनिफिट क्या मिला? क्योंकि आपने लेंथ जो डिसाइड की थी, जो फिक्स की थी, वो लेंथ ही हटा दी, तो आप कितने भी एलिमेंट रख सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना, ये एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही होगा, बनाते टाइम ही होगा। बाद में आप नहीं रख सकते हो कि आप यहाँ पे फिर किसी मान लो यहाँ पे आपने कितने एलिमेंट रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट रख दिए, और आप यहाँ पर ARR ऐसे एक्सेस करो और उसमें 9 एक्सेस कर लो और 9 में जाकर के ये रखो, तो ये यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर तो नहीं दे रहा, पर रन टाइम में ये एरर देगा। क्योंकि यहाँ पर अब आपने अगर 8 एलिमेंट एक बार रख दिए तो उसकी लेंथ 8 फिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद आप उसमें कुछ असाइन नहीं कर सकते हो रन टाइम में। यही एक एरे का डिसएडवांटेज है कि रन टाइम में आप एरे की लेंथ बढ़ा नहीं सकते हो। फिर एक बार जो आपने असाइन कर दिया वो फिक्स हो गई, भले ही आपने यहाँ पे नहीं दिया था तो ये तो बेनिफिट मिला कि आप यहाँ पे कितने भी रख सकते हो, लेकिन एक बार आपने ये रख दिया, एरे को क्लोज कर दिया, एरे बन गया, तो उसकी लेंथ फिक्स है कि जितने एलिमेंट हैं उतनी हो गई है उसकी लेंथ। अब आप उसको आगे चल के बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये एक बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पर कि आप यहाँ पे कितने भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और अभी भी अगर आप आउटपुट देखोगे तो अभी भी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। आप ये देखो एरे के सारे एलिमेंट हम प्रिंट करा पा रहे हैं इस तरह से। एक और तरीका आपने देख लिया एरे को बनाने का। अच्छा, एक और तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब आप सोच रहे होगे मैं इतने सारे तरीके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आप अलग अलग प्रोग्रामर को अलग अलग तरीके से एरे बनाते हुए देखोगे, तो आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो दूसरों का कोड रीड करने में भी। और एक जो सबसे सिंपलेस्ट वे है जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इसी कोड को कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से यही कोड मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा फोर्थ वे है एरे बनाने का। और फोर्थ वे में हम क्या करेंगे, हमने ये जो चीज़ लिखा है ना न्यू इंट, ये भी हटा देंगे। ये जो हमने इक्वल के बाद न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा था ना, वो भी हटा देंगे, वो भी ओमिट कर देंगे। हम बस इंट और स्क्वायर ब्रैकेट ARR और यानी कि एरे का नाम, और उसके बाद बस हम डायरेक्टली एलिमेंट लिख देंगे। सबसे छोटा सा तरीका, एरे बन भी गया, इनिशियलाइज भी हो गया, आप डायरेक्टली यूज करो बस। यानी कि उसको हम बाद में प्रिंट करा पा रहे हैं या यूज करा पा रहे हैं, जो भी करना है हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक बार एरे बन गया उसके एलिमेंट को निकालो और यूज करो। तो अभी अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो अभी हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क करेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सबसे थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है ये, और ज़्यादातर लोग इसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एरे किसी भी टाइप का बन सकता है, इंट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, बोल्ड टाइप का, किसी भी टाइप का आप एरे बना सकते हो, डेसिमल टाइप का, किसी भी टाइप का बना सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट यहीं पे लगता है, डेटा टाइप की जस्ट राइट साइड में लगता है। आप गलती से भी एरे के बाद यहाँ पे जो एरे का नाम है उसके बाद मत स्क्वायर ब्रैकेट लगाने लगना, वरना ये वर्क नहीं करेगा और आपका एरे नहीं बनेगा। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, फिर एरे का नाम लिखते हो और इधर आप एरे का इनिशियलाइजेशन कर देते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। तो ये आपने एरे देख लिया। तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं कह रहा था। लेस कोड, कम कोड करना पड़ता है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि अगर आपको थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दो, क्योंकि 2 इंडेक्स यानी कि थर्ड एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। इजी टू ट्रेवर्स डेटा, हमने फॉर लूप लगा करके ट्रेवर्स करके देख ही लिया। अच्छा, फॉर ईच का नाम मुझे आ गया, तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये काम आप फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हो। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आज हम फॉर ईच को भी देखेंगे, तो फॉर ईच के थ्रू कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। फॉर ईच लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो फॉर लूप लगा करके हमने प्रिंट किया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर यूज करूँगा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप यूज करने के लिए मैं बस यहाँ पर लिखूँगा फॉर ईच और टैप प्रेस करूँगा, तो ये मेरा फॉर ईच बन गया। ये फॉर ईच लूप यहाँ पे बन जाता है इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ईच लूप जो है हमारा, फॉर ईच लूप हम लिखते हैं, फॉर ईच कीवर्ड लिखते हैं, इंट लिखते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, या जो भी आप जिस भी डेटा टाइप जिस भी टाइप के आपके एलिमेंट हों एरे में उसी टाइप का आप डेटा टाइप यहाँ पे बनाते हो, इन कीवर्ड लिखते हो और आप एरे का नाम लिख देते हो। तो एरे से एक एक एलिमेंट निकल करके इस वेरिएबल में आपके आता जाता है, और जैसे ही एक एक एलिमेंट इस वेरिएबल में आता है
उस एलिमेंट को आप अंदर डायरेक्टली यूज कर लो। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अब अंदर यहाँ पर आपको ARR के अंदर ये आई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई में क्या हो गया, आई में वो एलिमेंट निकल करके आ गया, यानी पहली बार 5 आई में निकल करके आएगा, फिर 6 आई में निकल करके आएगा, तो उस एलिमेंट को डायरेक्टली यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। अब आपको एरे का नाम अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे फॉर ईच लूप को भी देख लिया, और ये भी बहुत ही सिंपल था। मुझे लगता है जिन लोगों ने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पढ़ रखा है उनको ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस एरे से एक एलिमेंट निकल रहा है उसको हम अंदर यूज कर पा रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है इस लूप में, ठीक है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या हमें ये पूरा एरे एक एक प्रिंट करके दे रहा है। तो हम इसको रन करते हैं और आप देख सकते हो एरे के सारे एलिमेंट हमको प्रिंट होकर के मिल जा रहे हैं। इस तरह से हम एरे का यूज फॉर ईच लूप के थ्रू भी एरे को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे एरे के जो एडवांटेजेस थे वो हमने देख लिए हैं। एरे का डेटा आप मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर किसी इंडेक्स की वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है, मान लो मैंने यहाँ पे पहले इंडेक्स में जो 0 इंडेक्स है वहाँ पे 5 है ना, अगर मुझे 0 इंडेक्स पे कुछ और स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे ARR और 0 और यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, मैं 50 स्टोर कर देता हूँ। ये देखो मैंने 50 स्टोर कर दिया और फिर मैं एरे को प्रिंट कराता हूँ, तब क्या होगा, 5 की जगह 50 स्टोर हो चुका है। जब अब एरे हमारा जब प्रिंट होगा तो पहले हमारा 50 प्रिंट होगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट भी कर पा रहे हो एरे को। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखोगे 50, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो एरे क्या हो रहा है, मैनिपुलेट भी हो रहा है। किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ कर मैनिपुलेट कर सकते हो। बस आपको जस्ट एरे का नाम लिखना है, उसके अंदर किस इंडेक्स को मैनिपुलेट करना है और उसमें जो भी वैल्यू आपको डालने आप डाल सकते हो। ध्यान देना एरे इंट टाइप का है तो इंट टाइप की ही वैल्यू आपको डालनी है, कोई स्ट्रिंग या कोई डेसिमल ऐसी वैल्यू आपको नहीं डालनी है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जिस टाइप का आपका एरे है उसी टाइप के एलिमेंट उस एरे में रखो, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमने एरे बनाया और फॉर लूप के थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू हमने सारी चीजें एरे को यूज करना देख लिया। एरे की सॉर्ट कैसे कर सकते हैं तो आपने देख लिया कि एरे को कैसे आप ट्रेवर्स कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, ये भी आपने समझ लिया। आप बस पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स को पकड़ उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद कैसे आपको एरे को सॉर्ट करना है, तो एरे को सॉर्ट करने के लिए जस्ट एक फंक्शन आपको यूज करना होता है। आपको बस एरे कीवर्ड यूज करना है। एरे की जिस भी एरे की आपको सॉर्टिंग करनी है, सबसे पहले एरे जो कीवर्ड है ये एरे कीवर्ड यूज करो। कीवर्ड यूज करने के बाद डॉट लगाओ और सॉर्ट आप मेथड का यूज कर सकते हो, सॉर्ट मेथड, और उसके अंदर आपको जो भी आपका एरे का नाम है वो आपको पास कर देना है। तो ये सिंपली ये जो भी आपका एरे था ये सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। देखना अभी मैंने ये सॉर्ट कर दिया और सॉर्ट करने के बाद जब मैंने फॉर ईच लूप लगा करके प्रिंट कराया है तो आप देखो यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। तो आपको समझ में आया होगा कितनी आसानी से हम एरे की सॉर्टिंग कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, उसको प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो मैंने आपको डिसएडवांटेज का प्रैक्टिकल आपको बता दिया है, और मे भी शायद आपने नोटिस ना किया हो कि आपने एरे की जो भी एक बार लेंथ फिक्स कर दी, आप उस लेंथ से आगे जाकर के अब उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर इस लेंथ में 8 एलिमेंट है तो अब इस एरे की लेंथ 8 ही है। अब आप 8th इंडेक्स में या 9th इंडेक्स में कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। 8 एलिमेंट है यानी कि 7th इंडेक्स तक वैल्यू स्टोर है, उसमें आप वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन 8th इंडेक्स या 9th इंडेक्स या 10th इंडेक्स में आप वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू इसकी जो लेंथ है वो फिक्स हो चुकी है 7th इंडेक्स तक, यानी कि 8 फिक्स हो चुकी है उसकी लेंथ जो है। तो इस तरह से ये एक एरे का डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास C# में कुछ अलग से कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस में देख रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये एरे के सारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब समझ में आ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एरे के टाइप्स। एरे कितने टाइप्स के होते हैं C# में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे इन C# प्रोग्रामिंग। C# प्रोग्रामिंग में एरे 3 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे और तीसरा है आपका जैक्ड एरे। तो आज जो एरे हमने देखा है, जो एरे का यूज करना हमने सीखा है, कई तरीके 3-4 तरीके हमने सीखे हैं एरे को बनाने के, इनको यूज करने के लिए, कैसे हम फॉर लूप के थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी है। ये सब कुछ जो था हमारा ये सिंगल डायमेंशनल एरे था, कि एरे बस एक सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में और जैक्ड एरे के बारे में। तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल और जैक्ड एरे को भी डेप्थ में समझना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है आपको एरे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, आप एरे को किसी फंक्शन में पास भी कर सकते हो। जैसे आपने एरे बनाया, एरे को प्रिंट कराया, सारी चीज़ें आप, लेकिन
कई बार जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो किसी फंक्शन को अगर एरे पास करना है, जैसे फंक्शन में हम पैरामीटर तो पास करते ही हैं, कोई भी नंबर पास करना है, कुछ भी पास करना है, लेकिन आप फंक्शन को एरे भी पास कर सकते हो। कैसे? मैं जैसे यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी, ये मेन फंक्शन के बाहर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, यानी पब्लिक वॉइड, और प्रिंट डिटेल्स नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। प्रिंट डिटेल्स नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, और फंक्शन बनाने के बाद मैंने इसका फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, और फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देता हूँ प्रिंट डिटेल्स। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया प्रिंट डिटेल्स, और यहाँ पे मैंने बस पैरेंथेसिस लगाए और फंक्शन का ब्लॉक ओपन कर देता हूँ। फंक्शन का ब्लॉक ओपन किया। अब यहाँ पर करना क्या है, मुझे इस फंक्शन में मुझे एक एरे लेना है एज अ पैरामीटर। तो मैं यहाँ पर इंट टाइप का एरे लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR मैंने ये लिख दिया। तो ये जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसको एरे पास किया जाएगा, ठीक है। और जब उसको एरे पास किया जाएगा तो अब उसको एरे को अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट करा सकते हैं? इस तरह से, सेम जैसे ये फॉर लूप है, फॉर इच लूप है, इस फॉर इच लूप को हम यहाँ पर यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने फॉर इच लूप लगा करके जो भी एरे इसमें आएगा उसको हमने प्रिंट कराया है। अच्छा, अब इस बार जो हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे थे, प्रिंटिंग कर रहे थे, ये सब कुछ मैं कमेंट कर देता हूँ। ये सारा कोड मैंने कमेंट कर दिया है। और मैं करूँगा क्या कि मैं जो फंक्शन बनाया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि फंक्शन जब बनता है तो बिना कॉल किए वो चलता नहीं है। यानी कि अगर आपने प्रिंट डिटेल फंक्शन बनाया तो उसको आपको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करते टाइम अगर वो कुछ वैल्यू ले रहा है तो वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अच्छा, ये वैल्यू क्या ले रहा है, क्यों देनी पड़ेगी, ये बस मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि एरे यहाँ पर ऐसे पास किया जा सकता है। बाकी नेक्स्ट हम फंक्शन के चैप्टर में, नेक्स्ट हम फंक्शन के चैप्टर में ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट डिटेल्स जो हमारा फंक्शन या मेथड कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मुझे यहाँ पर कॉल करना है। कहाँ पर? ये जो एरे बनाया है मैंने, एरे के जस्ट नीचे मैं कॉल करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको ऐसे कॉल करने का ट्राई करूँगा तो ये क्या बोलेगा कि इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जैसे ही मैं इसको कॉल करने का ट्राई करूँगा तो यहाँ पर अभी एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है हमारा स्टैटिक नहीं है। तो फंक्शन को मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पे आसानी से कॉल कर सकूँ। अब मैं कॉल तो कर लेता, लेकिन यहाँ पर अब भी एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कुछ वैल्यू भी ले रहा है। क्या वैल्यू ले रहा है? एक एरे मांग रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पर एक एरे भी देना पड़ेगा। तो ये देखो, जो ऊपर हमारा एरे बना हुआ है, तो आपको समझ में आया होगा कि एरे के नीचे मैंने यहीं पर क्यों लिखा। मुझे क्या करना है कि ये जो एरे मैंने बनाया है, ये एरे मुझे यहाँ पर पास कर देना है, यहाँ पर पास कर देना है इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को मैंने एरे दे भी दिया। तो यहाँ पर अब आपकी एरर चली गई। आपने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को एरे दे दिया। अब फंक्शन को एरे यहाँ पर मिल गया, अब वो अंदर अपना प्रिंटिंग का काम कर दे रहा है। तो आप देख रहे हो, मैं एरे को इस तरह से किसी भी फंक्शन में भी पास कर सकता हूँ। अब समझ पा रहे हो? ये चीज़ कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम नॉर्मल प्रिंट करा रहे थे, इस बार मैं नॉर्मल प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को मैं एरे पास कर दे रहा हूँ, और वो फंक्शन प्रिंट करने का काम करेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर कोई और भी एरे बनाता हूँ, एरे 1, एरे 2, एरे 3, तो वो भी मैं बस फंक्शन प्रिंट डिटेल फंक्शन को यहीं पे दोबारा कॉल कर लूँगा, उसको एरे 1 पास कर दूंगा, फिर मैं प्रिंट डिटेल फंक्शन कॉल कर दूंगा, उसको मैं एरे 3 पास कर दूंगा। इस तरह से मैं कितनी भी बार प्रिंट डिटेल फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और हर बार मैं उसको एक नया एरे भेज सकता हूँ। वो हर बार प्रिंट करने का काम करेगा। आपको बार बार वो प्रिंट करने वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इस तरह से हम कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। मिनिमम कोड लिख करके हम कुछ ज़्यादा आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एरे फंक्शन को पास किया, और देखते हैं क्या ये भी चल रहा है। तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स थे वो प्रिंट होकर के मिल गए हैं। तो मुझे लगता है एरे के बारे में और बेसिकली सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बने रहो हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू सो मच।